दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम की नई रहस्यमय और मजेदार कहानी। दोस्तों, काशी यात्रा के वापसी चरण में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई फिर एक नए नगर में पहुंचे और उस नगर में ही रात्रि को विश्राम किया। इस बार भी जब बुलाखीराम को खाने का सामान लाने के लिए बाजार भेजा गया तो वह एक नया दृश्य देख आया। रात्रि को भोजन से निवृत्त होकर दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेटे तो बुलाखीराम ने कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार में एक ऐसा नौजवान देखा जो बहुत ही सुंदर और खूब हृष्ट-पुष्ट था, लेकिन उसकी हालत विक्षिप्तों जैसी हो रही थी। वह कुछ देर चलता, फिर रुक जाता, फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता और जोर से चिल्लाकर कहता, हाय, अब मैं क्या करूं? हाँ, अब मैं क्या करूं? पटेल जी, उसकी विचित्र हरकतें देखकर मेरे मन में यह जानने के लिए कौतूहल हो रहा है कि वह नौजवान था कौन और वह किस लिए इस प्रकार प्रलाप कर रहा था। कृपा करके इसका रहस्य मुझे बताइए। बुलाखीराम की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। यूं लगा जैसे वह अतीत में चले गए हों। फिर आंखें खोलीं और कहा, बुलाखी, सुन उस अर्धविक्षिप्त नौजवान का रहस्य, लेकिन एक बात मैं फिर दोहराता हूं। कहानी के बीच बीच में हुंकारा जरूर भरते रहना। तूने हुंकारा बंद करा तो मैं कहानी को बीच में छोड़कर सो जाऊंगा। आप कहानी शुरू तो कीजिए पटेल जी, बुलाखी बोला, मैं सोऊंगा नहीं, कहानी के बीच बीच आप मेरा हुंकारा बराबर सुनते रहेंगे। बुलाखीराम, यह नगर जिसमें आज हम ठहरे हुए हैं, इस नगर का नाम है रतनगढ़। कुछ वर्ष पहले तक इस नगर में बालकृष्ण नाम का एक धनाढ्य व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के यहाँ एक ही संतान थी। उसके इकलौते पुत्र का नाम था केवलराम। केवलराम की आयु जब मात्र 3 वर्ष की थी, तभी उसकी माता का देहांत हो गया। पिता बालकृष्ण ने उसे माता तथा पिता दोनों का प्यार देकर उसकी परवरिश की थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के समय बालकृष्ण खूब जवान था। वह चाहता तो उस समय दूसरा विवाह भी कर सकता था, किंतु उसने यह सोचकर विवाह न किया कि पता नहीं उसकी नई पत्नी उसके बेटे के साथ कैसा व्यवहार करे। इस तरह उसने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे की अच्छी परवरिश पर कुर्बान कर दी। बुलाखी, समय बड़ा बलवान है। उसका चक्र निरंतर चलता ही रहता है, कभी रुकने का नाम नहीं लेता। केवलराम भी समय के साथ बढ़ता गया। धीरे धीरे उसकी उम्र 19 वर्ष की हो गई। अब बालकृष्ण को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने केवलराम को बुलाकर कहा, बेटा केवलराम, अब तुम किशोर आयु पार करके यौवनावस्था में प्रवेश कर चुके हो। मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारा विवाह करा दूं ताकि यह घर आबाद हो जाए। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कन्या देख भी ली है। कहो तो उसके पिता से आगे बात चलाऊं? केवलराम ने कहा, नहीं पिताजी, अभी विवाह की ऐसी जल्दी नहीं है। अभी मैं अपनी आगे की शिक्षा पूरी करना चाहता हूं। 2 साल बाद ही आप इस विषय पर बात करना। बेटे की इच्छा के आगे पिता को मन मारकर चुप रह जाना पड़ा। जब केवलराम की शिक्षा पूरी हो गई तो पिता ने उसके विवाह की बात फिर छेड़ी। केवलराम कहने लगा, पिताजी, अभी इस विषय पर थोड़ा धीरज ही रखिए। पहले मैं आपसे व्यापार के गुर तो सीख लूं। जब व्यापार करने में पारंगत हो जाऊं, तब आप मेरा विवाह कर देना। बेटा जवान हो चुका था, उसकी बात का भी तो मान रखना था। आंखें बुलाखी, बालकृष्ण को फिर से खामोश हो जाना पड़ा। बात फिर से आगे के लिए टल गई। एक बार केवलराम को अपने व्यापार के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ गया। सफर पानी के जहाज से होना था। केवलराम ने जहाज का टिकट खरीदा और अपनी निश्चित सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद एक पति पत्नी का जोड़ा भी वहां पहुंचा और वह भी उसके साथ वाली सीटों पर आकर विराजमान हो गया।
कुछ देर बाद जहाज जब बंदरगाह से चल पड़ा तो दोनों ने एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया। केवलराम ने अपना नाम बताया और कहा कि वह व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे राज्य को जा रहा है। दूसरे नौजवान ने बताया कि हम पति पत्नी भी व्यापार के सिलसिले में ही अमुक नगर में जा रहे हैं। बुलाखी। उस दूसरे व्यापारी की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। केवलराम पहली ही नजर में उसकी ओर आकर्षित हो गया। व्यापारी की वह जवान पत्नी भी केवलराम के शरीर सौष्ठव और उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर उसकी तरफ आकर्षित हो गई। इस तरह दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे और व्यापारी की नजर बचाकर एक दूसरे से मिलने लगे। जहाज का सफर कई दिनों का था, आथ वे दोनों कई बार मिले। अंत में जब सिर्फ एक दिन का सफर बाकी रह गया तो उस व्यापारी की पत्नी ने कहा, केवलराम, कोई ऐसा स्थायी उपाय करो जिससे कि हम दोनों आजीवन साथ रहते रहें। अब तुम्हारा वियोग मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। राधिका। यह सुनकर केवलराम उस व्यापारी की पत्नी, तो मैं भी ऐसा ही है। मैंने भी पहली ही नजर में तुम्हें अपने हैं। पर क्या करूं? विवशता है। तुम पहले से ही विवाहिता हो। ऐसी है तुम्हारा स्थायी मिलन क्यों कर संभव है? इस संसार में असंभव तो कुछ भी नहीं है। केवल मनुष्य चाहती क्या कुछ नहीं कर सकता। बस हौसला चाहिए। राधिका बोली। मैं समझा नहीं राधिका, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? केवल उलझन भरे स्वर में पूछा। मतलब तो स्पष्ट है, राधिका बोली। तुम अगर किसी तरह अपने गले से मेरे पति को दूर कर दो तो हम स्थायी रूप से इकट्ठे रह सकते हैं। यह कैसे संभव है? केवलराम बोला। तुम्हारा पति तुम्हें बहुत चाहता है। वह तो एक मिनट के लिए भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसी हालत में हमारा स्थायी मिलन असंभव है। तब तुम सदैव के लिए उसे अपने रास्ते से हटा दो। राधिका ने स्पष्ट स्वर में जवाब दिया। तुम्हारे कहने का मतलब है उसकी हत्या कर दूं? नहीं राधिका, तुम्हें पाने की खातिर मैं मानवहत्या जैसा घृणित कार्य कभी नहीं कर सकता। केवलराम ने कहा। अरे कैसी कायरों जैसी बातें करते हो? राधिका ने उसे उकसाया। प्रेसी को पाना भी चाहते हो और जोखिम उठाने से भी डरते हो। जानते हो, अपनी प्रेसी को प्राप्त करने के लिए तो प्रेमियों ने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। वे सब बीते युग की बातें हैं राधिका। सच बात तो यह है कि मैं एक धर्मपरायण व्यक्ति हूँ। मेरे घर के संस्कार हमेशा से धर्म के प्रति सहिष्णु रहे हैं। तुम आदमी को मारने की बात कर रही हो। मैं तो किसी चींटी की भी हत्या नहीं कर सकता। केवलराम ने कहा। तब बात कैसे बनेगी? राधिका सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं सोच लूंगी कोई उपाय। पर तुम बाद में अपना तो लोगे न? यह भी कोई कहने की बात है। केवलराम बोला। तुमने तो मेरे तन और मन दोनों पर अधिकार कर लिया है। तुम्हारे बिना तो अब मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। बुलाखी। उसी रात राधिका ने उस समय जब उसका पति गहरी नींद में सोया पड़ा था, तलवार से उसका सिर काट दिया और शोर मचाने लगी कि अरे लोगों आओ, मेरी सहायता करो, किसी बदमाश ने मेरे पति को मार डाला। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर जहाज के यात्री वहां एकत्र हो गए और राधिका के पति की हत्या और राधिका का विलाप सुनकर बहुत दुखी हुए। तब कातिल की बहुत खोज की गई किंतु उसका कोई पता न चला। केवलराम को राधिका पर शक तो जरूर हुआ कि शायद उसी ने अपने पति की हत्या की है, लेकिन पूरा विश्वास उसे भी न आया। उसे भी राधिका के पति की मौत पर बहुत दुख हुआ। जलियान जब बंदरगाह पहुंचा तो जहाज के सभी यात्री जहाज से उतरकर अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। राधिका अपने सामान सहित केवलराम के साथ चल पड़ी। केवलराम जिस स्थान पर ठहरा था उससे कुछ दूर एक सराय में उसके ठहरने की व्यवस्था करा दी।
राधिका ने जब उससे यह जिद की कि वह तो उसके साथ ही ठहरेगी तो केवलराम ने कहा, राधिका, कुछ दिन तुम यहीं ठहरो। हम साथ साथ ठहरे तो लोगों को यह संदेह हो जाएगा कि शायद तुम्हारे पति की हत्या कराने में मेरा ही हाथ है। मैंने ही तुम्हें पाने की खातिर शायद तुम्हारे पति का खून करा दिया है। अतः हमारा कुछ दिन अलग अलग रहना बेहद जरूरी है। बस तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो। लौटती बार तुम्हें अपने साथ ही लेकर चलूंगा और अपने शहर में पहुंचते ही तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। केवलराम की बात तर्कसंगत थी। अतः राधिका मान गई। दोनों अलग अलग स्थानों पर ठहर गए। बुलाखी। राधिका एक कामुक प्रवृत्ति की स्त्री थी। 3 दिन तो उसने किसी तरह केवलराम से अलग रहकर काट लिए, किंतु चौथे दिन वह रात के समय उसके कक्ष में आ धमकी। उस रात दोनों का शारीरिक मिलन हुआ तो आनंद के अतिरेक में राधिका ने केवलराम को यह बता दिया कि उसके पति की हत्या स्वयं उसी ने की थी। राधिका के मुख से यह बात सुनकर केवलराम के दिल पर गहरा आघात लगा। वह सोचने लगा कि जो स्त्री अपने पति की सगी नहीं हुई वह उसकी सगी कैसे रहेगी। अपने पति के साथ तो इसने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। जब यह उसकी होकर ही नहीं रही तो मेरे साथ कैसे रह लेगी। कल को इसे मेरे से भी अच्छा कोई युवक मिल गया तो यकीनन यह रात को सोते समय मेरा भी गला रेत देगी और अपने नए प्रेमी के साथ चली जाएगी। बस उसी दिन से केवल के दिमाग में यह बात बैठ गई कि राधिका के पति की हत्या का मूल कारण वह स्वयं है। न मैं राधिका की तरफ आकर्षित होता और न राधिका मेरे प्रेम में फंसकर अपने पति की हत्या करती। बुलाखी। केवलराम दिन रात इसी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वह दूसरे ही दिन राधिका को उसके हाल पर छोड़कर अपने शहर लौट आया। तब से एक ही बात उसके मुंह से निकलती रहती है, हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। सोहे बुलाखी। आज शाम तूने जिस विक्षिप्त व्यक्ति को देखा था वह केवलराम ही था। अपने शहर में आकर भी उसे चैन नहीं मिला है। उसकी आत्मा उसे बार बार धिक्कारती है। इसी कारण उसकी हालत विक्षिप्तों जैसी हो गई है। इतना कहकर पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया, फिर बोले, उम्मीद है अब तेरी शंका का निवारण हो गया होगा। अतः अब स्वयं भी सो रहा और मुझे भी सोने दे। रात काफी बीत चुकी है। बुलाखीराम की शंका का निवारण हो चुका था। दोस्तों, सुबह भोर हुई तो गंगाराम पटेल और बुलाखीराम उठे और सामान समेटा और घोड़ों पर जीन कसकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर में उन्होंने दोपहर का भोजन किया और दिन ढलते ढलते एक नए नगर में जा पहुंचे। वहां वे एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह बुलाखी भोजन का सामान खरीदने के लिए चला गया। वहां उसने लौटती बार जो दृश्य देखा वह उसका रहस्य जानने को बेचैन हो उठा। भोजन आदि से निवृत्त होकर जब गंगाराम बिस्तर पर पहुंचकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे तब उसने पटेल के पैर दबाते हुए उनसे कहा, पटेल जी, अब तो आप भोजनादि से निवृत्त हो चुके हैं। क्या अब मैं अपनी वह बात कहूं जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखी है? हाँ हाँ भाई, अवश्य कहो, पटेल विनोद भरे स्वर में बोले। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूं। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारी शंका का समाधान न किया तो सवेरा होते ही तुम मेरा साथ छोड़कर वापस लौट जाओगे। अतः अपनी बात अवश्य कहो। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक दुकान के बाहर भीड़ जुटी हुई देखी। यह देख मैं भी यह जानने के लिए वहां ठहर गया कि देखूं माजरा क्या है, किस कारण यह भीड़ खड़ी है। मैंने देखा कि एक वैश्य की दुकान के नीचे एक 12-13 वर्षीय लड़के की लाश पड़ी हुई है। लाश के समीप ही उस लड़के के माँ बाप बैठे सिसक रहे थे।
तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसमें और वैश्य में कुछ वार्तालाप हुआ। फिर उस व्यक्ति ने लड़के के पिता से किसी बात की शपथ लेने के लिए कहा। लड़के के पिता ने जैसे ही शपथ ली कि मृत लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। यह देखकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। मैं तत्काल वहां से चलकर आपके पास पहुंचा। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़े उठ रही थीं, किंतु मुझे यह भी मालूम था कि आप बिस्तर में जाने से पहले कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए खामोश ही रहा। अब आप मुझे उस रहस्य के बारे में बतलाइए। सुनो, बुलाखीराम पटेल बोले, यहाँ से कुछ कोसों के फासले पर एक गांव है किशनपुर। उस गांव में रेवती रमन नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम शीला था। नाम के अनुकूल उसकी पत्नी बहुत ही शील स्वभाव की थी। ब्राह्मण भी बहुत नेक और अच्छे आचरण वाला था। उनका एक बेटा भी था, जिसकी आयु तब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका नाम था चंद्रदेव। रेवती रमन नाम का वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। उस जमीन से जो भी अनाज पैदा होता, उसी के सहारे उनका निर्वाह होता था। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो शीला, यहाँ गांव में रहकर निर्वाह करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। मैंने निश्चय किया है कि 1-2 दिन में यह गांव छोड़कर किसी बड़े नगर को चल पड़ेंगे। बड़े शहरों में काम की कोई कमी नहीं होती। ईश्वर ने चाहा तो हम वहां किसी की नौकरी कर लेंगे और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ सालों बाद जब हमारे पास कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे और उस धन से कोई कारोबार कर लेंगे। इस तरह आसानी से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हारी क्या राय है इस विषय में? मेरी राय तो वही है जो आपकी है, रेवती की पत्नी ने कहा। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। इस प्रकार विचार करके रेवती अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर शहर के लिए चल पड़ा। शहर में पहुंचकर रेवती रमन ने एक वैश्य के यहाँ नौकरी कर ली। उसकी पत्नी ने भी एक महाजन के यहाँ खाना बनाने की नौकरी कर ली। इस तरह से उनका निर्वाह ठीक ढंग से होने लगा। रेवती रमन मेहनती आदमी था। 1 साल बाद उसका काम देखकर वैश्य ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। इस तरह से वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात कुछ धन भविष्य के लिए बचाने लगा। 3 साल के बाद उन दोनों की कमाई से 5,000 रुपए इकट्ठे हो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट पड़े। शाम के समय वे इसी नगर में पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की जानकारी चाही। सामने उसी वैश्य की दुकान थी जिसे तुम देखकर आए हो। रेवती रमन उसी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं यहाँ परदेशी हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार भी है। मैं रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहां हम सुरक्षित रह सकें? कोई जोखिम की चीज तो नहीं है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है रुपया पैसा। वह तो है सेठ जी। इसीलिए तो मैं किसी सुरक्षित जगह पर रात को ठहरना चाहता हूँ। देखो भाई, सेठ बोला, तुम्हारे रात्रि विश्राम के लिए तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद रुपयों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह शहर चोर लुटेरों के लिए बहुत बदनाम है। कोई चोर लुटेरा रात में आकर तुमसे तुम्हारा धन छीन ले गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना धन है वह मेरे पास जमा कर दो। सवेरे जब तुम जाने लगो तो अपना धन सहेज लेना। ठीक है सेठ जी। आप इस शहर में सम्मानित नागरिक हैं। हमें आप पर पूरा यकीन है कि आप अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपए हैं। उन्हें आप अपने पास जमा कर लीजिए।
सुबह जाने से पहले मैं आपसे अपना रुपया वापस ले लूंगा। ऐसा कहकर रेवती रमन ने अपना पैसा उस वैश्य के पास जमा करवा दिया। वह रात रेवती रमन और उसके परिवार ने सेठ की दुकान के बाहर लगे फट्टों पर सोकर काट ली। प्रातः जब सेठ ने दुकान खोली तो रेवती रमन ने उससे अपना पैसा वापस मांगा। इस पर सेठ की त्योरियां चढ़ गईं। उसने तेज आवाज में पूछा, कैसा पैसा? तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था। इस पर दोनों में तकरार होने लगी। पड़ोसी और राहगीर इकट्ठे हो गए। सेठ के पड़ोसियों ने तब उनका विवाद खत्म करने के लिए रेवती रमन से कहा, देखो भाई, तुम कहते हो कल रात तुमने इनके पास 5,000 रुपए जमा कराए थे, जबकि ये सेठ इस बात से साफ इनकार कर रहा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो शपथ लेकर ही किया जा सकता है। क्या तुम अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर यह बात कह सकते हो कि तुमने रात इस सेठ के पास 5,000 रुपए जमा कराए थे? बिल्कुल कह सकता हूँ, रेवती रमन बोला। जो बात सच है उसके लिए मैं कैसी भी शपथ लेने को तैयार हूँ। क्यों सेठ, क्या तुम्हें भी यह बात मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है, सेठ बोला। न्यायकर्ताओं ने तब रेवती रमन से उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर यह कसम खाने के लिए कहा कि यदि उसकी शपथ झूठी है तो तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो जाए। बुलाखी पटेल ने आगे कहा, किस्मत का खेल देखो। जैसे ही रेवती रमन ने अपने बेटे चंद्रदेव के सिर पर हाथ रखकर यह शपथ ली कि तत्काल उसके बेटे की मौत हो गई। झूठा होते हुए भी उस सेठ के चेहरे पर विजय के भाव झलक उठे। रेवती और उसकी पत्नी सन्न रह गए। वहां उपस्थित भीड़ और न्यायकर्ताओं ने रेवती को बहुत लानत-मलामतें दी क्योंकि वह झूठा साबित हो गया था। रेवती की हालत ऐसी हो गई जैसे भरे बाजार में उसे किसी ने नंगा कर दिया हो। पति पत्नी दोनों ही सिसक रहे थे और भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी, उन पर फप्तियां कस रही थी। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी रेवती रमन के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, देखो दोस्त, असली माजरा क्या है, तुम मुझे सच्ची बात बताओ। क्या वाकई तुमने इस सेठ को 5,000 रुपए जमा करने के लिए दिए थे? रेवती रमन बोला, यह बात मैं कई बार दोहरा चुका हूं, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। उल्टा सभी लोग मुझे ही बेईमान करार दे रहे हैं। तब एक बार तुम मेरे सामने अपने लड़के की शपथ लेकर यह बात दोबारा कहो कि मेरी बात बिल्कुल सही है। मैंने सेठ के पास अपने 5,000 रुपए जमा कराए थे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हारा मृत बेटा अभी जीवित होकर उठ खड़ा होगा। फिर उस आदमी ने सेठ से कहा, क्यों सेठ, तुम्हें मंजूर है यह बात? बिल्कुल मंजूर है। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन यह आदमी झूठा है। इसका झूठ साबित भी हो चुका है। बेटे की शपथ लेने के बाद इसने झूठ बोला, इसलिए तो इसके बेटे की मौत हो गई है। बेशक वह व्यक्ति बोला, पर अगर इस बार शपथ लेने के बाद इसका बेटा जीवित हो जाए, उस सूरत में तुम्हें इसे 5 नहीं 10,000 रुपए वापस करने होंगे। बोलो मंजूर है? कहा तो है, मुझे इसका चैलेंज मंजूर है, सेठ ने कह दिया। उस व्यक्ति के कहने पर रेवती रमन ने अपने मृत बेटे की शपथ लेकर अपनी बात दोहरा दी। शपथ लेते ही एक चमत्कार हो गया। रेवती रमन का मृत बेटा जीवित होकर उठ बैठा। सारी भीड़ यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब सेठ को वादे के अनुसार रेवती रमन को 5 की जगह 10,000 रुपए लौटाने पड़े। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने आगे कहा, बुलाखी, औरों की तरह तुझे भी इस बात पर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर वह व्यक्ति था कौन, जिसने न सिर्फ रेवती रमन के बेटे चंद्रदेव को जीवित किया अपितु जिसने सेठ से उसे दोगुना धन वापस दिलवाया। तो सुन, मानव के वेश में वह व्यक्ति साक्षात कलियुग था,
जो अपने कलिकाल का प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता था। यह कलयुग है बुलाकी। इस काल में कैसी भी अनहोनी घटना घट जाए उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह वही दृश्य था। उम्मीद है अब तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। आथा अब मुझे भी सोने दे और खुद भी सो रहा है। कल प्रातः फिर से काशी यात्रा के लिए चलना है, कहकर पटेल ने आंखें मूंद लीं और निद्रारानी की गोद में समा गए। करवट बदलकर बुलाकी नाई भी सो गया। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा से वापसी कर गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। हस्बे मामूल के मुताबिक पटेल ने बुलाकी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाकी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाकी ने बात छेड़ी। पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूँ। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज इस नगर में मैंने एक स्थान पर कुछ लोगों को खड़े देखा तो उत्सुकतावश मैं भी यह देखने पहुंच गया कि ये लोग गोलदायरा सा बनाए क्या कर रहे हैं। मैं भीड़ के मध्य पहुंचा और आगे को दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि एक आदमी जमीन के अंदर सिर तक गड़ा है। उसका सारा शरीर तो भूमि में दबा हुआ था, मात्र उसका सिर ही जमीन से बाहर था। वहीं एक बड़ी सी जूती पड़ी थी। लोग बारी बारी से उस व्यक्ति के नंगे सिर पर जूती मारते और आगे बढ़ जाते थे। यह देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं मन में यह विचार करता हुआ लौट आया कि इसका रहस्य पटेल जी से ही पूछूंगा। अब आप मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताएंगे तो मेरी जिज्ञासा शांत होगी। बुलाकी, तेरी जिज्ञासा मैं अवश्य शांत करूंगा, लेकिन तुम कहानी के बीच बीच में हुकारा जरूर देते रहना ताकि मुझे लगे कि तू ध्यान और दिलचस्पी से सारी कहानी सुन रहा है, पटेल ने कहा। मैं ऐसा ही करूंगा पटेल जी, बुलाकी ने कहा। अब आप अपनी कहानी आरंभ तो कीजिए। तो सुन बुलाकी, यहाँ से बहुत दूर चंपावती नाम का एक नगर है। उस नगर पर राजा चंद्रदत्त का अधिकार था। चंद्रदत्त के पिता की कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई थी। जब चंद्रदत्त राजगद्दी पर बैठा तो वह प्रजा के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं सोचने लगा। लेकिन कहावत है कि मेरे मन कछु और है, साईं के मन कछु और। राजा जब तक प्रजा के हित में उन योजनाओं को अमली जामा पहनाता, नगर में एक महामारी फूट पड़ी। उस महामारी से सैकड़ों लोग नित्य ही कालकवलित होने लगे। हालत ऐसी हो गई कि जब घर वाले घर के मृत व्यक्ति को श्मशान में दाह कर वापस लौटते तो उन्हें घर में दूसरी लाश तैयार मिलती। यह स्थिति देखकर नगरवासी घर-बार छोड़कर दूसरे राज्यों में भागने लगे। पूरे राजमहल में सिर्फ राजा ही अकेला रह गया। तब उसने सोचा था कि मैं अकेला ही यहाँ रहकर क्या करूँगा? प्रजा ही नहीं रही तो राजा कैसा? एक दिन वह भी कुछ धन अपने साथ लेकर वह नगर छोड़ आया। वह एक सामान्य नागरिक की तरह कई राज्यों में घूमता रहा, फिर इस नगर में आ गया। इतने दिन तक दूसरे राज्यों में घूमते रहने के कारण जो धन वह अपने साथ लाया था, सब खर्च हो गया। अब उसे चिंता हुई जीविका कमाने की। राजा चंद्रदत्त खूब हृष्ट पुष्ट नौजवान था। अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण था।
आथ जब वह यहाँ के राजदरबार में नौकरी पाने की इच्छा से राजा के सम्मुख पेश हुआ तो राजा ने पहली ही नजर में उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा की पहचान कर ली और उसे अपने अंगरक्षक की नौकरी दे दी। तब से चंद्रदत्त रात दिन अपने स्वामी की सुरक्षा का ध्यान रखने लगा। बुलाखी। एक दिन जब चंद्रदत्त रात के समय राजा के महल में पहरा दे रहा था तो उसने महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। वह स्त्री बड़े करुण स्वर में विलाप कर रही थी। उसका वेदना से भरा स्वर सुनकर चंद्रदत्त से रहा नहीं गया। उसने अपने स्थान पर एक अन्य प्रहरी को खड़ा किया और महल से बाहर निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ आगे चलकर उसने देखा कि सरोवर के किनारे एक बेहद रूपवान स्त्री बैठी विलाप कर रही है। चंद्रदत्त ने निकट पहुंचकर उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और रात्रि के इस प्रहर में यहाँ निर्जन स्थान में बैठी रो क्यों रही हो? स्त्री बोली, हे युवक, मैं इस राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी हूँ। अब तक मैं यहाँ सम्मान के साथ रह रही थी, लेकिन मेरे सम्मान के ये दिन अब समाप्त होने ही वाले हैं। अरे ये क्या कह रही हो देवी? चंद्रदत्त ने आश्चर्य से पूछा, क्या इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है या फिर राजा की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना का ह्रास होने लगा है? इन दोनों ही बातों में कोई बात सच नहीं है, युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी ने कहा। न तो इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है और न यहाँ के राजा ने मेरे सम्मान में कोई उपेक्षा दिखाई है। बात कुछ और ही है। मैं अपने लिए नहीं, यहाँ के राजा के जीवन के लिए चिंतित होकर रो रही हूँ। अब से 8वें दिन यहाँ के राजा पर घोर संकट आएगा। उस संकट में या तो उसके प्राण चले जाएंगे या फिर शेष जीवन उसे कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। उसी आशंका को जानकर मेरी रुलाई फूटी पड़ रही है। आगाम स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रही हूँ। यह सुनकर चंद्रदत्त ने पूछा, हे देवी, मैं इस राजा का एक छोटा सा सेवक हूँ। राजा ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है। यदि मेरे होते हुए राजा का जीवन किसी खतरे में पड़ता है तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सतर्क रहकर हर क्षण अपने स्वामी की रक्षा कर सकूं। हे युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी बोली, कभी कभी सतर्कता बरतने से बड़ा संकट भी टल जाया करता है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि आगामी 8 दिनों तक तुम बेहद सतर्क और चौकन्ने रहकर राजा की निगरानी करो। हो सकता है तब वह विपत्ति स्वयं ही किनारा कर ले। मैं ऐसा ही करूंगा देवी। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कहकर चंद्रदत्त ने झुककर ऐश्वर्य लक्ष्मी के पैर छूने चाहे, पर वह उसी क्षण अंतर्धान हो गई। बुलाखी। चंद्रदत्त ने वापस लौटकर जब राजा को यह बात बताई तो वह भी आशंकित हो गया। उसने अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और सैनिकों के कठोर पहरे में बाहर आने जाने लगा। 7 दिन तक कोई घटना नहीं घटी, लेकिन 8वें दिन एक घटना का सूत्रपात हो गया। रात्रि के समय जब चंद्रदत्त महल की छत पर खड़ा होकर चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था, तब उस सरोवर के निकट जहां वह ऐश्वर्य लक्ष्मी से मिला था, रात्रि के अंधकार में उसे कुछ जुगनू से उड़ते प्रतीत हुए। उसने गौर से निरीक्षण किया तो देखा कि वह जुगनू नहीं, मशालों की रोशनी थी, जिन्हें किसी तरह इस प्रकार ढक दिया गया था ताकि उनका प्रकाश चारों ओर न फैलकर एक ही दिशा में इंगित रहे। जुगनू की चमक तो जलती बुझती रहती है, लेकिन दिखाई देने वाली चमक स्थिर थी। उन रोशनियों को देखकर चंद्रदत्त के मन में एक ही विचार उभरा, खतरा। तब वह तलवार लिए छत से उतरकर उसी दिशा में दौड़ गया। वहां पहुंचकर वह एक स्थान पर छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद कमर में हथियार बांधे लगभग 20 नकाबपोशों का दल वहां पहुंचा। वहां उन्होंने एक जगह से कूड़े का एक बड़ा सा ढेर हटाया। ढेर हटा तो वहां एक सुरंग का मुहाना दिखाई देने लगा। तब वह नकाबपोश एक एक करके उस सुरंग में उतरते चले गए।
जब वह नकाबपोश सुरंग में कुछ आगे बढ़ गए तो चंद्रदत्त भी पीछे से सुरंग में उतर गया और दूर रहकर मशालों की मध्यम रोशनी में रास्ता तलाशता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बुलाखीराम। उस सुरंग का मुख सीधे राजा के कक्ष में ही खुलता था। स्वयं राजा को भी इस सुरंग के विषय में कुछ पता नहीं था, किंतु उसके शत्रु न जाने कैसे उस सुरंग के विषय में जान गए थे। बहरहाल 20 नकाबपोश सुरंग के दरवाजे पर पहुंचे। वहां उन्होंने कोई पत्थर हटाकर सुरंग का द्वार खोला और एक एक करके राजा के कक्ष में पहुंच गए। उनके पीछे पीछे चंद्रदत्त भी सुरंग के मुख के पास पहुंच गया, किंतु उसने राजा के कक्ष में घुसने का कोई प्रयास नहीं किया, अपितु उसी स्थान पर उन नकाबपोशों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। नकाबपोशों ने बड़ी आसानी से राजा को काबू में कर लिया। राजा गहरी नींद में था। सोते में ही राजा को दबोचकर नकाबपोशों ने उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह चिल्ला न सके। बाहर पहरे पर नियुक्त किसी भी प्रहरी को इस घटना की भनक तक न मिली। नकाबपोश जैसे आए थे उसी तरह एक एक करके सुरंग में उतरने लगे। बस यही मौका था चंद्रदत्त को पराक्रम दिखाने का। जैसे पहला नकाबपोश पेट के बल रेंगता हुआ गुफा में दाखिल हुआ, चंद्रदत्त ने खट से उसका सिर काटकर आगे की ओर फेंक दिया। उसका धड़ खींचकर उसने दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह उसने 19 नकाबपोश काट डाले। अब अंतिम नकाबपोश की बारी आई। एक साथ 2 आदमी गुफा में जा नहीं सकते थे, इसलिए उस नकाबपोश ने पहले बंधन में बंधे राजा को आगे खिसकाया। फिर वह स्वयं भी सुरंग में पेट के बल दाखिल होने लगा। चंद्रदत्त ने राजा को अंदर खींचकर उसे एक किनारे बैठाया और फिर तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसने अंतिम आदमी पर अपनी तलवार न उठाई वरन बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया। उसने राजा के बंधन खोलकर उसी रस्सी से नकाबपोश को जकड़ दिया। फिर पहले उसने राजा को अपने कक्ष में भेजा और बाद में उस नकाबपोश को लाश की तरह घसीटता हुआ अंदर ले आया। अंदर लाकर जब उस नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाई गई तो उसका चेहरा देखकर दोनों की ही आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। जानते हो बुलाखी, वह नकाबपोश कौन था? वह नकाबपोश था राजा का रक्षा मंत्री। राजा उस मंत्री पर अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा भरोसा करता था। राजा ने तब उसके अपराध के लिए दंड नियत कर दिया। उसने आदेश प्रसारित कराया कि इस विश्वासघाती मंत्री को जमीन में गाड़ दिया जाए, सिर्फ इसका सिर जमीन से बाहर रहे और जो भी व्यक्ति उस मंत्री के पास से गुजरे वह एक जूती उस एहसान फरामोश के सिर में जरूर मारे। सोहे बुलाखी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह उसी समय का है। नगरवासी अपने राजा की आज्ञा के अनुसार उस नमकहराम मंत्री के पास जाते हैं और एक जूती उसके सिर में मारकर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी समाप्त कर पटेल ने बुलाखी से पूछा, बुलाखीराम, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। निद्रा देवी उन पर हावी हो गई थी। दोस्तों, गंगाराम पटेल बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। हस्बे मामूल के मुताबिक पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा।
इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाकी ने बात छेड़ी, पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूँ। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर। फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज इस नगर में मैंने एक स्थान पर कुछ लोगों को खड़े देखा तो उत्सुकतावश मैं भी यह देखने पहुंच गया कि ये लोग गोलदायरा सा बनाए क्या कर रहे हैं। मैं भीड़ के मध्य पहुंचा और आगे को दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि एक आदमी जमीन के अंदर सिर तक गड़ा है। उसका सारा शरीर तो भूमि में दबा हुआ था, मात्र उसका सिर ही जमीन से बाहर था। वहीं एक बड़ी सी जूती पड़ी थी। लोग बारी बारी से उस व्यक्ति के नंगे सिर पर जूती मारते और आगे बढ़ जाते थे। यह देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं मन में यह विचार करता हुआ लौट आया कि इसका रहस्य पटेल जी से हो पूछूंगा। अब आप मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताएंगे तो मेरी जिज्ञासा शांत होगी। बुलाकी, तेरी जिज्ञासा मैं अवश्य शांत करूंगा, लेकिन तुम कहानी के बीच बीच में हुंकारा जरूर देते रहना ताकि मुझे लगे कि तू ध्यान और दिलचस्पी से सारी कहानी सुन रहा है, पटेल ने कहा। मैं ऐसा ही करूंगा पटेल जी, बुलाकी ने कहा। अब आप अपनी कहानी आरंभ तो कीजिए। तो सुन बुलाकी, यहाँ से बहुत दूर चंपावती नाम का एक नगर है। उस नगर पर राजा चंद्रदत्त का अधिकार था। चंद्रदत्त के पिता की कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई थी। अतः जब चंद्रदत्त राजगद्दी पर बैठा तो वह प्रजा के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं सोचने लगा। लेकिन कहावत है कि मेरे मन कछु और है, साईं के मन कछु और। राजा जब तक प्रजा के हित में उन योजनाओं को अमली जामा पहनाता, नगर में एक महामारी फूट पड़ी। उस महामारी से सैकड़ों लोग नित्य ही कालकवलित होने लगे। हालत ऐसी हो गई कि जब घर वाले घर के मृत व्यक्ति को श्मशान में दाह कर वापस लौटते तो उन्हें घर में दूसरी लाश तैयार मिलती। यह स्थिति देखकर नगरवासी घर-बार छोड़कर दूसरे राज्यों में भागने लगे। पूरे राजमहल में सिर्फ राजा ही अकेला रह गया। तब उसने सोचा था कि मैं अकेला ही यहाँ रहकर क्या करूँगा? प्रजा ही नहीं रही तो राजा कैसा? अतः एक दिन वह भी कुछ धन अपने साथ लेकर वह नगर छोड़ आया। वह एक सामान्य नागरिक की तरह कई राज्यों में घूमता रहा, फिर इस नगर में आ गया। इतने दिन तक दूसरे राज्यों में घूमते रहने के कारण जो धन वह अपने साथ लाया था, सब खर्च हो गया। अब उसे चिंता हुई जीविका कमाने की। राजा चंद्रदत्त खूब हृष्ट-पुष्ट नौजवान था। अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण था। अतः जब वह यहाँ के राजदरबार में नौकरी पाने की इच्छा से राजा के सम्मुख पेश हुआ तो राजा ने पहली ही नजर में उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा की पहचान कर ली और उसे अपने अंगरक्षक की नौकरी दे दी। तब से चंद्रदत्त रात दिन अपने स्वामी की सुरक्षा का ध्यान रखने लगा। बुलाकी, एक दिन जब चंद्रदत्त रात के समय राजा के महल में पहरा दे रहा था तो उसने महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। वह स्त्री बड़े करुण स्वर में विलाप कर रही थी। उसका वेदना से भरा स्वर सुनकर चंद्रदत्त से रहा नहीं गया। उसने अपने स्थान पर एक अन्य प्रहरी को खड़ा किया और महल से बाहर निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ आगे चलकर उसने देखा कि सरोवर के किनारे एक बेहद रूपवान स्त्री बैठी विलाप कर रही है। चंद्रदत्त ने निकट पहुंचकर उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और रात्रि के इस प्रहर में यहाँ निर्जन स्थान में बैठी रो क्यों रही हो? स्त्री बोली, हे युवक, मैं इस राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी हूँ। अब तक मैं यहाँ सम्मान के साथ रह रही थी, लेकिन मेरे सम्मान के ये दिन अब समाप्त होने ही वाले हैं। अरे ये क्या कह रही हो देवी? चंद्रदत्त ने आश्चर्य से पूछा, क्या इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है या फिर राजा की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना का ह्रास होने लगा है?
इन दोनों ही बातों में कोई बात सच नहीं है। युवक ऐश्वर्य लक्ष्मी ने कहा, न तो इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है और न यहाँ के राजा ने मेरे सम्मान में कोई उपेक्षा दिखाई है। बात कुछ और ही है। मैं अपने लिए नहीं, यहाँ के राजा के जीवन के लिए चिंतित होकर रो रही हूँ। अब से 8वें दिन यहाँ के राजा पर घोर संकट आएगा। उस संकट में या तो उसके प्राण चले जाएंगे या फिर शेष जीवन उसे कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। उसी आशंका को जानकर मेरी रुलाई फूटी पड़ रहते काराग्राम स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रही हूँ। यह सुनकर चंद्रदत्त ने पूछा, हे देवी, मैं इस राजा का एक छोटा सा सेवक हूँ। राजा ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है। यदि मेरे होते सुगुर सेवक का जीवन किसी खतरे में पड़ता है तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सतर्क रहकर हर क्षण अपने स्वामी की रक्षा कर सकूं। हे युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी बोली, कभी कभी सतर्कता बरतने से बड़ा संकट भी टल जाया करता है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि आगामी 8 दिनों तक तुम बेहद सतर्क और चौकन्ने रहकर राजा की निगरानी करो। हो सकता है तब वह विपत्ति स्वयं ही किनारा कर ले। मैं ऐसा ही करूंगा देवी। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कहकर चंद्रदत्त ने झुककर ऐश्वर्य लक्ष्मी के पैर छूने चाहे, पर वह उसी क्षण अंतर्धान हो गई। बुलाखी। चंद्रदत्त ने वापस लौटकर जब राजा को यह बात बताई तो वह भी आशंकित हो गया। उसने अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और सैनिकों के कठोर पहरे में बाहर आने जाने लगा। 7 दिन तक कोई घटना नहीं घटी, लेकिन 8वें दिन एक घटना का सूत्रपात हो गया। रात्रि के समय जब चंद्रदत्त महल की छत पर खड़ा होकर चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था, तब उस सरोवर के निकट जहां वह ऐश्वर्य लक्ष्मी से मिला था, रात्रि के अंधकार में उसे कुछ जुगनू से उड़ते प्रतीत हुए। उसने गौर से निरीक्षण किया तो देखा कि वह जुगनू नहीं, मशालों की रोशनी थी, जिन्हें किसी तरह इस प्रकार ढक दिया गया था ताकि उनका प्रकाश चारों ओर न फैलकर एक ही दिशा में इंगित रहे। जुगनू की चमक तो जलती बुझती रहती है, लेकिन दिखाई देने वाली चमक स्थिर थी। उन रोशनियों को देखकर चंद्रदत्त के मन में एक ही विचार उभरा। तब वह तलवार लिए छत से उतरकर उसी दिशा में दौड़ गया। वहां पहुंचकर वह एक स्थान पर छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद कमर में हथियार बांधे लगभग 20 नकाबपोशों का दल वहां पहुंचा। वहां उन्होंने एक जगह से कूड़े का एक बड़ा सा ढेर हटाया। ढेर हटा तो वहां एक सुरंग का मुहाना दिखाई देने लगा। तब वह नकाबपोश एक एक करके उस सुरंग में उतरते चले गए। जब वह नकाबपोश सुरंग में कुछ आगे बढ़ गए तो चंद्रदत्त भी पीछे से सुरंग में उतर गया और दूर रहकर मशालों की मध्यम रोशनी में रास्ता तलाशता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बुलाखी राम। उस सुरंग का मुख सीधे राजा के कक्ष में ही खुलता था। स्वयं राजा को भी इस सुरंग के विषय में कुछ पता नहीं था, किंतु उसके शत्रु न जाने कैसे उस सुरंग के विषय में जान गए थे। बहरहाल 20 नकाबपोश सुरंग के दरवाजे पर पहुंचे। वहां उन्होंने कोई पत्थर हटाकर सुरंग का द्वार खोला और एक एक करके राजा के कक्ष में पहुंच गए। उनके पीछे पीछे चंद्रदत्त भी सुरंग के मुख के पास पहुंच गया, किंतु उसने राजा के कक्ष में घुसने का कोई प्रयास नहीं किया, अपितु उसी स्थान पर उन नकाबपोशों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। नकाबपोशों ने बड़ी आसानी से राजा को काबू में कर लिया। राजा गहरी नींद में था। सोते में ही राजा को दबोचकर नकाबपोशों ने उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह चिल्ला न सके। बाहर पहरे पर नियुक्त किसी भी प्रहरी को इस घटना की भनक तक न मिली। नकाबपोश जैसे आए थे उसी तरह एक एक करके सुरंग में उतरने लगे। बस यही मौका था चंद्रदत्त को पराक्रम दिखाने का। जैसे पहला नकाबपोश पेट के बल रेंगता हुआ गुफा में दाखिल हुआ,
चंद्रदत्त ने खट से उसका सिर काटकर आगे की ओर फेंक दिया। उसका धड़ खींचकर उसने दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह उसने 19 नकाबपोश काट डाले। अब अंतिम नकाबपोश की बारी आई। एक साथ 2 आदमी गुफा में जा नहीं सकते थे, इसलिए उस नकाबपोश ने पहले बंधन में बंधे राजा को आगे खिसकाया। फिर वह स्वयं भी सुरंग में पेट के बल दाखिल होने लगा। चंद्रदत्त ने राजा को अंदर खींचकर उसे एक किनारे बैठाया और फिर तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसने अंतिम आदमी पर अपनी तलवार न उठाई, वरन बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया। उसने राजा के बंधन खोलकर उसी रस्सी से नकाबपोश को जकड़ दिया। फिर पहले उसने राजा को अपने कक्ष में भेजा और बाद में उस नकाबपोश को लाश की तरह घसीटता हुआ अंदर ले आया। अंदर लाकर जब उस नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाई गई तो उसका चेहरा देखकर दोनों की ही आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। जानते हो बुलाखी, वह नकाबपोश कौन था? वह नकाबपोश था राजा का रक्षा मंत्री। राजा उस मंत्री पर अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा भरोसा करता था। राजा ने तब उसके अपराध के लिए दंड नियत कर दिया। उसने आदेश प्रसारित कराया कि इस विश्वासघाती मंत्री को जमीन में गाड़ दिया जाए, सिर्फ इसका सिर जमीन से बाहर रहे और जो भी व्यक्ति उस मंत्री के पास से गुजरे वह एक जूती उस एहसान फरामोश के सिर में जरूर मारे। सोहे बुलाखी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह उसी समय का है। नगरवासी अपने राजा की आज्ञा के अनुसार उस नमकहराम मंत्री के पास जाते हैं और एक जूती उसके सिर में मारकर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी समाप्त कर पटेल ने बुलाखी से पूछा, बुलाखीराम, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। दोस्तों, गंगाराम पटेल बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।